तो फाइनली इतने हफ्तों से मिस्ट्री कॉलर वाली स्टोरी लाइन चलाते चलाते आज स्मैकडाउन में हमको इस मिस्ट्री कॉलर की आइडेंटिटी पता लग गई है और ये नाम है पैट मैकेफे। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को और ये अप्रैल के मंथ का स्मैकडाउन का एपिसोड है। इसका मतलब कि रोड टू रेसलमेनिया में ये स्मैकडाउन को एकदम बैंगर डिलीवर करना था और क्या इसने बैंगर डिलीवर किया है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है रैंडी ओर्टन के साथ में। मेरे को एक बार फिर से, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते के रैंडी ओर्टन के प्रोमो के बारे में बताया था कि शुरू के कुछ टाइम तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये बंदा कोई हील सुपरस्टार है, उसमें कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से क्राउड चैंट कर रहा था रैंडी ओर्टन के लिए, और आज क्योंकि जो शो है वो रैंडी ओर्टन के होम टाउन सेंट लुइस से था तो भाई उनको रिएक्शन और भी ज़्यादा तगड़ा वाला मिला। तो जैसे ही वो रिंग में आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने सेंट लुइस व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट करके बोला, जो कि कोडी रोड्स की लाइन है। कहते हैं दिस इज माय होम टाउन, और जैसे उन्होंने बोला क्राउड उनको चीयर करता है। कहते हैं कि अगली बार जब मैं इस जगह पर आऊँगा तो मेरे कंधों पर तुमको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दिखेगी क्योंकि मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ। लेकिन फिर रैंडी ओर्टन अपने जो रंग है वो बदल देते हैं। कहते हैं आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दिस फॉर मी, फॉर माई फैमिली। और मेरी फैमिली कौन है? फ्रंट रो पे जो सीट्स थी वहां पे रैंडी ओर्टन की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो वो कहते हैं बस मैं इन लोगों के लिए करने वाला हूं। उसके बावजूद भी लोगों ने चीयर ही किया रैंडी ओर्टन के लिए। मतलब कि वो बोल चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लोग रैंडी ओर्टन को वहां पे चीयर करते हैं। कहते हैं कोडी रोड्स रेसलमेनिया में अपने घर खाली हाथ जाने वाला है। फिर से वही लाइन को रिपीट करते हैं जो कि मुझे लगता है कि अब रैंडी ओर्टन को नहीं बोलनी चाहिए। भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि रैंडी ओर्टन आपको ये जो ग्रीन लाइट है, आपको जो खुद आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए बोला था वो कोडी रोड्स ने बोला था। क्या फिर वो स्टेफनी मैकमैन वाली चीज को भी मेंशन करते हैं कि स्टेफनी ने भी जो भी बातें बोली वो कुछ भी झूठ नहीं था। कोडी रोड्स और अपने आप में रैंडी ओर्टन ये भी डिफरेंस बताते हैं कि भैया तुम किलर नहीं हो, जो कि खुद रैंडी ओर्टन है। इसके बाद कोडी रोड्स का म्यूजिक प्ले हो जाता है। कोडी रोड्स पूरी एक ही इंटेंशन से आया था कि भाई मुझे आके रैंडी ओर्टन को मारना है। और चलो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतनी समझदारी तो रखी है कि लास्ट वीक अगर इतना बुरे तरीके से लड़ रहे थे तो इस हफ्ते भी इनकी वो जो इंटेंसिटी है उसको बरकरार रखना है, वरना चोमो की तरह भाई वो कोडी रोड्स को जाके वहां खड़ा कर देते हैं और वो बातचीत करने लग जाता है। तो ये आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं किया, जो कि सही चीज थी। वो अपना कोट हटाते और उसके बाद ब्रॉल होनी शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने नोटिस किया जैसे ही कोडी रोड्स को अपर हैंड मिला, और अपने प्रोमो में भी जब उन्होंने कोडी रोड्स का नेम लिया था भाई एक तरफा बूज मिल रहे थे कोडी रोड्स को, देख के ऐसा लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि ये बेबी फेस सुपरस्टार है। अब इतने में ही एक शॉकिंग चीज होती है और बंदा निकल के आता है पैट मैकेफे, जिन्होंने वैसे ही टी शर्ट पहनी थी जैसे रैंडी ओर्टन ने पहनी थी, आरके एवरीबॉडी, और उसमें सेंट लुइस लिखा हुआ था। और उन्होंने आके लो ब्लो कर दिया कोडी रोड्स को। और इसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल एकदम से मारने लग गए उनको। रैंडी ओर्टन चेयर लेके आते हैं, उसके बाद उन्होंने अटैक किया। सिक्योरिटी वाले बंदे आते हैं और थैंक गॉड डब्ल्यूडब्ल्यू को इतना समझ में, मतलब चलो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बंदे लेके आए, लेकिन शायद सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि भाई हर बारी वो आ जाते हैं तो शायद इनकी वो प्रथा है उनको लेके आने की। लेकिन इस बार वो रिंग के अंदर नहीं आए, और आते भी तो फिर वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कर नहीं पाती जो उसके बाद उनको करनी थी। पैट मैकेफी यहाँ पे आके एक्सप्लेन कर, अभी अभी पता है ये बड़ा ही यूनिक सा मुझे सेगमेंट लगा। और अभी पैट मैकेफी की जो सिलेक्शन थी इस पर भी आएंगे। तो हुआ क्या कि पैट मैकेफी अपना प्रोमो कट कर रहे हैं और उस टाइम पे रैंडी ओर्टन अच्छे से ठोक पीट रहे हैं कोडी रोड्स को। मतलब इधर पैट मैकेफी बातें कर रहे हैं और वहां पे रैंडी ओर्टन ने बिल्कुल पकड़ा हुआ है, दबोचा हुआ है कोडी रोड्स को। और यहाँ पे आके पैट मैकेफी ने ऐसी बातें बोली हैं जो कि सुनना बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में हमको ये चीज दिख रही, सुनने को मिल रही है। तो पैट मैकेफी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे हुआ करती थी, वो एटीट्यूड एरा की बात करते हैं, रॉक के फ्रेज की वो बात करते हैं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बात करते हैं। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या हो गई है, अब जब हम डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट को देखते हैं तो एक 5 फुट 5 इंच का बंदा एक आयरन मैन मैच कर रहा होता है और वहां पे कोई स्टोरी भी नहीं होती है, जबकि रैंडी ओर्टन यहां पे है। ऐसी बात पैट मैकेफी ने बोली है। और मैं अभी भी ये सोच रहा हूं कि ये लाइन बोल कैसे दी गई, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो कमियां हैं उन्हीं को उजागर कर दिया उन्होंने अपने ही शो पर। और आयरनी ये है कि इन्हें सब कुछ पता है लेकिन उसके बाद भी इनसे चीजें इंप्रूव नहीं हो रही। मतलब इन्हें पता है कि गलती कहां पे हो रही है। और ये रेसलिंग वाली चीज को यहाँ पे थोड़ा एड्रेस भी कर दिया गया कि हाँ, सिर्फ अच्छे रेसलिंग मैचेस करने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। मैं तो ये सोचा था कि ऐसे में टोमासो ciampa और जॉनी गार्गानो ये सारे सुपरस्टार ये सुन के क्या क्या सोच रहे होंगे। फिर वो कहते हैं कि रेसलमेनिया अभी है लेकिन स्टिल जो टिकट्स है वो बाकी हैं व्हेन रैंडी इज अराउंड। तो ये इन्होंने रेसलमेनिया की टिकट्स अच्छी नहीं चल रही, इस बारे में भी बात कर ली। तो भाई आप ये बारे में बात कर सकते हो कि पैट मैकेफी यहाँ पे क्यों आया, ये बंदा कैसे फिट बैठता। लेकिन ये जो लाइन्स ड्रॉप करी है पैट मैकेफी ने, ये बड़ी तगड़ी सी लगी। और इतने में फिर से वहाँ पे रैंडी ओर्टन जो है
कोडी रोड्स की ठुकाई पिटाई कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं ही था रैंडी ऑर्टन के साथ कॉल पर, और जिस बिजनेस की तरफ ये जो लीड कर रहा है ना कोडी रोड्स बिजनेस, ये टेरेबल है एंड ही इज गोना सेव द बिजनेस। ऐसे करके वो रैंडी ऑर्टन के लिए बोलते हैं कि अब इन सारी चीज़ों से जो मुक्ति है वो रैंडी ऑर्टन ही दिलाएगा, कोडी रोड्स तेरे बस की कुछ भी बात नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना कि जो लाइन्स आके बोली, जो प्रोमो ये था पैट मैकेफी का, वो बड़ा ज़बरदस्त था। अगर यहाँ पे पैट मैकेफी की जगह कोई बंदा तगड़ा होता भाई, ये कुछ अलग ही माहौल सेट हो जाता। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैट मैकेफी सही बंदा है, तो देखो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि WWE के जो हायर अप्स में लोग हैं, सेम जैसे ट्रेविस स्कॉट के लिए हुआ था, वैसे ही पैट मैकेफी को यहाँ पे लाना इनका एक डिसीजन था अपनी टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए। वो कितना WWE की हेल्प करने वाला है उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन एक जो यहाँ पे चीज़ जिसका मुझे जीरो सेंस बनता हुआ दिखाई दिया वो ये है कि भाई रैंडी ऑर्टन किसी का सगा नहीं होता, कि चलो वो किसी का सगा हो भी गया, लेकिन वो नाम पैट मैकेफी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि रैंडी ऑर्टन को पैट मैकेफी को सुनने की जरूरत पड़ रही है कि अच्छा कैसे, क्योंकि एक तरीके से आप देखो तो पैट मैकेफी को पोजीशन करके ऐसे दिखाया गया है कि इन सारी चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक ब्रेन काम किया पैट मैकेफी का। तो क्या रैंडी ऑर्टन अपने आप में इतना काफ़ी नहीं है कि वो पैट मैकेफी से उन चीज़ों के इनपुट ले रहा है? तो वही है कि जब आप वो बिजनेस वाली चीज़ को लेके आ जाते हो, क्योंकि आपने अपनी स्टोरी तो अच्छी बनाई नहीं है, अब ये सिर्फ स्टोरी की, ये वाली स्टोरी की बात नहीं हो रही, ये सारी स्टोरीज की बात हो रही है, तो फिर आपको ऐसे ऊट पटांग जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ेंगे। और वही बात है कि जब आप सोच रहे हो कि कोई लेजेंड आएगा, कोई पुराना जिसका रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन से लिंक है, इवन विंस मैकमैन के नेम की भी स्पेकुलेशन यहाँ पे आ गई थी स्टेफनी मैकमैन के आने के बाद, तो फिर अगर आप वैसे में आपको पैट मैकेफी वाला नाम दिखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस लेवल का इंटरेस्ट लेके नहीं आएगा। और देखो जो काम किया पैट मैकेफी ने वो बिल्कुल उस पर 10 on 10 नंबर्स देने पड़ेंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पैट मैकेफी वो नाम हो ही नहीं सकता जो रैंडी ऑर्टन को चलाए किसी भी तरीके से, या फिर रैंडी ऑर्टन को पैट मैकेफी की जरूरत पड़े जिसने खुद ने अभी इस बिजनेस में इतना कुछ नहीं किया है। तो मैं तो इस वाले एंगल को इस तरीके से देखता हूँ। बाकी तो भाई वही बात है कि जब उधर से जाके WWE को बोला गया तो उन्होंने जाके किया, क्योंकि इनसे खुद की जो रेसलमेनिया की टिकट्स हैं वो इतनी अच्छी बिकी नहीं है। उसके बाद फिर बैक स्टेज भी ये जा रहे होते हैं एक साथ, ये अपनी वो जो गाड़ी है, जो ट्रक है, उसमें बैठ के वो चले जाते हैं और कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें गोट को भी रिमाइंड करने की जरूरत पड़ती है कि वो गोट कॉन्वर्सेशन में है, ताकि वो इस कंपनी को सेव कर सके, ऐसा पैट मैकेफी वहाँ से बोलते हैं। डेफिनेटली फैंस के डिसअपॉइंटमेंट है, पैट मैकेफी ने अपना काम सही किया, लेकिन बात वही है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पैट मैकेफी से कोई बहुत बड़ा नेम, और यहाँ पे बड़ा नेम एक्सपेक्ट करना ही था, क्योंकि ये रोड टू रेसलमेनिया सीजन है और ये वो मैच है जो कि रेसलमेनिया की किसी एक नाइट को मेन इवेंट करने वाला है। तो ये थे डिसअपॉइंटमेंट स्मैकडाउन के इस आइडेंटिटी, मिस्ट्री कॉलर वाली आइडेंटिटी को जो WWE ने रिवील किया। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है रिया रिप्ली वर्सेस मिचिन के बीच में। भाई भसड़बाजी पंगेबाजी चल रही है, रिया रिप्ली ने हरा दिया, लेकिन उसके बाद ये सारे जो जेड कारगिल की टीम है मारने लगते हैं। उसके बाद ईओ स्काई आए सेव करने के लिए, WWE ने रिपीट वो वाला एक बटन दबा दिया है, और ये बटन सिर्फ ये वाली स्टोरी में ही नहीं दबा, और भी बहुत सारी चीज़ों में दबा है स्टोरी लाइन में, जो हमने आज शो पर देखी। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था MFT का, और यहाँ पे सोलो सिकोआ वही कहते हैं कि भाई लैंटन को हम जाने नहीं देंगे, और टामा टोंगा ने फिर बोल दिया भाई ये लैंटन के पीछे तू पड़ा क्यों है, इससे हमें मिल क्या रहा है, हमारी फैमिली को इस वजह से कितनी सारी जो प्रॉब्लम है वो हुई है। तो सोलो कहता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आज अंकल हाउडी से तू लड़ेगा। तो टामा टोंगा ने भी बोल दिया कि भैया मैं मैच तो करूंगा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। और इसके बाद अंकल हाउडी और टामा टोंगा का मैच होता है। और एक बात जो मुझे अंकल हाउडी की लगी भाई आज देख के, ये बंदा बिल्कुल ही ऑरालेस है। वाइट सिक्स जब आई थी तो अपना एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, वो जो वाइब बना देते थे, वो ऐसा लगता था कि भाई कुछ अलग, सबसे WWE में कुछ हटके हो रहा है, वो वाला उनको एलिमेंट स्पेशल बनाता था। वो चीज़ पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और अंकल हाउडी ऐसा लग रहा है कि बस किसी को कपड़े पहना दिए और वो निकल के आ रहे हैं। ऐसा लगता था कि वो सुपर नेचुरल पावर्स है अंकल हाउडी में, कुछ तो ऐसा था। वो चीज़ WWE ने आज जिस तरीके से जो प्रेजेंटेशन रही अंकल हाउडी की, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। और कहानी ये होती है कि मैच में फिर भी सोलो सिकोआ लैंटन लेके आ जाते हैं, और उसकी वजह से सिस्टर एबिगेल लगा के मैच अंकल हाउडी ने जीत लिया। उसके बाद वो उस लैंटन, और सोचो एक अंकल हाउडी का और क्या पोपट हुआ यहाँ पे, अब वो लैंटन के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं बनी भाई, सोलो कह रहा नहीं हम रखेंगे, टामा टोंगा कहता नहीं इसको दे दे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके रखा। और उसके बाद अंकल हाउडी ने वो लैंटन लपक लिया कि जैसे मैं जब अभी आज से 4-5 साल पहले, अगर जैसे मेरे कोई छोटे भाई बहन आते थे ना, ऐसे कज़न ब्रदर या अपनी फैमिली में कुछ, तो मैं उनकी बॉल ले लेता था उनसे, और उसके बाद फिर मैं उन्हें
उन्हें परेशान करता था फिर दे देता था। तो जो एक्सप्रेशन उन बच्चों के होते थे ना, वो एक्सप्रेशन अंकल हाउडी के थे कि चलो भाई मिल गया, मेरे बस की तो थी नहीं इसको लेना, लेकिन मैंने ले लिया। तो लैंटर्न वाली स्टोरी को एंड में इन्होंने ऐसा गुड़गोबर उसका कर दिया ना, उससे वाइट सिक्स को फायदा हुआ, एमएफटी इस झमेले में पड़ी रही, सोलो सिकोवा का कैरेक्टर बेकार हो गया। तो ये स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ा भाई, ये तो अपना कांटा सा बन गया, इसको हटा के फेंको भाई साइड में। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज ये करके दिखाया है। तो पता नहीं ये क्या हुआ, मतलब मेरे को तो बहुत फनी ये लग रहा है। मेरे को तो लगता है कि सपने में जिस बंदे ने सिर्फ 2 हफ्ते का रॉ स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा ना, वो ज़्यादा बेटर बुक कर देता है इस एमएफटी और ये जो भी स्टोरी लाइन थी वाइट सिक्स की। इसके बाद बस फिर हो गई कहानी, अंकल हाउडी अपना वो लेके चले गए और फिर वो स्टूपिड लैंटर्न करके वो उसको बोल रहे होते हैं और फिर वो अग्री, फिर बाद में जाके बैक स्टेज वो अग्री भी हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब रियल बिजनेस पे बात करते हैं, जो कि टाइटल जीतने पे है। मुझे तो भाई गुस्सा भी नहीं, अब तो फनी लग रहा है कि ये क्या किया है इन्होंने ये वाली पूरी स्टोरी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज से सैमी ज़ेन थे और वो निकोल्डे से बात कर रहे थे, भाई टाइटल है, पायरो वायरो मिलेगा, आज में सब कुछ होगा। वो जाते हैं, उससे पहले ट्रिक विलियम्स निकल के आ जाते हैं और लिल याटी जो भी इनका नाम है ऐसे करके, आज एक रैपर भी आए थे ये। और भाई वूप दैट ट्रिक पे वूप दैट ट्रिक, उसके बाद रैपर बीच में अपना कुछ ना कुछ वर्ड घुसड़ने की आदत होती है ना भाई, कौवे की, मुझे तो वो कौवे जैसी आवाज़ लग रही थी पूरी, जो भी वो लिल याटी ने किया वो, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई इसकी आवाज़ में थोड़ी कमी कर दूँ अभी, मतलब शायद मेरे को ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि इस रैपर को भी मैं नहीं जानता और फिर वो जैसे आए भी थे तो वो यहाँ पे आके फिर मुझे तो ऐसा लगा दोनों की दुनिया जो है वो अलग सी चल रही है। और सैमी ज़ेन का जो पायरो है वो ट्रिक विलियम्स ने चलवा दिया। इसके बाद फिर सैमी ज़ेन आते भी हैं और कहते हैं कि हो गया तेरा हर बार का अर्ली सेलिब्रेशन, अभी तो टाइटल भी नहीं जीता, अभी तो तूने कुछ किया भी नहीं है। कहते हैं 50,000 लोग जब रेसलमेनिया देखने आएंगे, आई हाईली डाउट कि 50,000 लोग रेसलमेनिया देखने आएंगे, लेकिन अगर आ जाएंगे तो वो कहते हैं कि भाई कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, मैं तुझे हराऊंगा। ट्रिक विलियम्स कहते हैं भाई तू क्या बात कर रहा है, मेरी वजह से ही तू चैंपियन है। इतने में ही कार्मेलो हेस निकल के आते हैं, कहते हैं डू मी अ फेवर, तू हमेशा फैंस की बात सुनता है ना, तो दे वॉन्ट मेलो वी वॉन्ट मेलो, वो जो चल रहा है वो ऐसा करके बता रहे होते हैं। फिर सैमी ज़ेन ने ना ऐसे किया, लेकिन फिर सैमी ज़ेन एंड में अग्री कर जाते हैं कि ठीक है आज शो पर मैच करेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा क्लियर, ठीक है अगर तू जीत गया तो ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन से जो मैच है वो बदल जाएगा ट्रिक विलियम्स वर्सेस कार्मेलो हेस। इसके बाद शो पर मैच आता है एलिस्टर ब्लैक वर्सेस मैट कार्डोना के बीच में, ब्लैक मास्क लगा के इस मैच को एलिस्टर ब्लैक जीत गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है टैग टीम मैच, एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली एंड लायरा वाल्किरिया के बीच में, नेचुरल सिलेक्शन लगा के यहाँ पे वो मैच जीत गए। मैच के बाद लैश लेजेंड और ये नाया जैक्स आ जाती हैं, वही रिपीट बटन जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने दबा दिया है। ये मुझे लग रहा है गिव अप कर चुके हैं कि नहीं भाई हमसे बुक नहीं होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू, जिस तरीके से ये कुछ एफर्ट ही नहीं लगाते, जो पिछले हफ्ते किया वही ये दोबारा इस हफ्ते भी कर देते हैं। इसके बाद शो पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, और ये इंटरेस्टिंग मतलब ये आप बोल सकते हो शो में एक ऐसी चीज़ थी जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ भैया आज स्मैकडाउन में कुछ हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं कि इस पर तुम डिपेंड होकर सोचो कि हाँ अब यही स्मैकडाउन को चलाने वाली है, ये तो वो जो छोटी मिनी स्टोरी लाइन्स होती हैं उसका काम करती हैं। शो को तो तुम्हें बड़ी स्टोरी लाइन ही चलवा के देती है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मिसिंग हो रही है स्मैकडाउन में। तो होता क्या है, बैक स्टेज से किट विल्सन और मिज होते हैं और आज डेमन प्रीस्ट और आर-ट्रुथ वर्सेस मिज और किट विल्सन का टैग टीम मैच होगा। और वो इस वजह से क्योंकि आर-ट्रुथ अपनी बहकी बातों की वजह से वो मैच ऑफिशियल करवा के आ जाता है। तो मिज कहते हैं भाई अगर हम सही, मेरे को सही में ऐसे श्राप गलत नजर लगी होती, मैं कर्स्ड होता, तो क्या मेरे को मैच मिलता, मुझे मैच नहीं मिलता। तो डैन हाउजन निकल के आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं भी रिंग साइड में आऊँगा और तुम्हें फिर मैं अनकर्स भी कर दूंगा और तुम फिर जीत जाओगे, लेकिन मिज ने साफ मना कर दिया था। इसके बाद ये टैग टीम मैच आता है और मैच में डैन हाउजन का म्यूजिक प्ले हो जाता है। उसके बाद डैन हाउजन की भाई जो वॉक है रिंग तक वो बहुत ज़्यादा फनी थी। मिस बोलते हैं भाई जा तू यहाँ से चला जा, और फनी चीज़ क्या हो रही थी, डैन हाउजन ने एक तरफ वो जो छोटी सी रस्सी सी होती है, वो धागा सा होता है जिससे पकड़ के आप टैग टीम मैच में चिपके रहता ना कॉर्नर से, तो ऐसे टैग इन करने के लिए बोलते हैं उससे पकड़ के। मिस कहता भाई ये क्या हो रहा है, और फनी बात और ये हो गई कि उसी सेगमेंट में आर-ट्रुथ भी है, तो भाई आर-ट्रुथ ने टैग इन कर दिया डैन हाउजन को। किस वजह, क्या वो ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं था, लेकिन भाई वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे फनी लग रहा था। इतने में फिर क्या होता है कि मिस कहते भाई तू चला जा यहाँ से, लेकिन डैन हाउजन को फिर से कर्स करना था शायद मिस को, उन्होंने यू आर, और जो क्राउड साथ में करता है यू आर कर्स, और वो दिख भी रहा था क्योंकि बिल्कुल ऐसे अब तक तो बैक स्टेज था तो क्राउड इतना एंगेज नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यू आर कर्स करके बोला तो मिस ने बीच में लगा दिया रेफरी को। अब भाई रेफरी को लगा दिया तो मतलब अब तो रेफरी के साथ भी कुछ होने वाला है। स्कल क्रशिंग फिनाले वो लगाने के लिए जाते हैं डैन हाउजन को, लेकिन लाइट्स बुझ जाती है। उसके बाद लाइट जब दोबारा आती है तो डैन हाउजन भाग लिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्लियर यहाँ से ये भी बता रही है कि कुछ तो शक्तियाँ हैं स्पेशल डैन हाउजन के पास में, और जब वो भाग गए तो मिज ने अपना फिनिशर लगा दिया। रेफरी काउंट करने के लिए जाता है और मिज यहाँ पर टाइटल्स शायद जीत भी जाते, लेकिन रेफरी के 2 काउंट करने के बाद भाई हाथ में ही दर्द हो गया, और वह हाथ में दर्द हो गया जो कि डैन हाउजन का वो नजर लगाने का, श्रापित करने का
इफेक्ट था। और इसके बाद फिर साउथ ऑफ हेवन जब लगा तो राइट हैंड से तो नहीं लेकिन लेफ्ट हैंड से रेफरी ने काउंट किया और इस मैच में जो चैंपियनशिप है वो रिटेन हो गई है। तो ये स्टोरी थी डैनहाउजन के यहाँ पे आने की। भाई ये एक बहुत बढ़िया फन एलिमेंट था और इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बट अगेन इसको अप्रिशिएट करते करते आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसी के अराउंड आपको पूरी स्मैकडाउन चलानी है या फिर मेन इवेंट वाली स्टोरी हो सकती है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू का काम अच्छा था और डैनहाउजन तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए क्या एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये उस समय किट विल्सन वहीं पे थे तो अपना फिनिशर आके कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगा दिया और बड़े ही रैंडम अब्रप्ट तरीके से वो आते हैं और कहते हैं भाई हमें पैट मैकेफे पता चल चुका है। और वो एनडब्ल्यू वाली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जैसे थर्ड मेंबर होगन होना था लेकिन अगर वो डिस्को इन्फर्नो होता तो कैसा लगता। तो ऐसे करके पैट मैकेफे की बेइज्जती कर रहे होते, कहते हैं तू लोगन पॉल है विदाउट मसल्स। और फिर यहाँ पे एक लाइन उन्होंने पैट मैकेफे के लिए बोली और शायद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के हायर अप्स के लिए भी बोली है। कहते हैं कि तू और तुझे जो भी रिप्रेजेंट करता है वो मेरी पिछवाड़ा मतलब पैट मैकेफे और उनकी पार्टी एस को किस कर सकते हैं कोडी रोड्स के। ऐसा कोडी रोड्स बोलते हैं। कहते हैं क्या हुआ, ज़्यादा मैंने बोल दिया कि अब तुम मुझे फायर करने वाले हो। स्टेफनी मैकमैन वाली बात को भी बोलते हैं कि कैसे उन्हें बैड गाय बनने की ज़रूरत है लेकिन शायद अब उन्हें पता भी नहीं है कि वो बैड गाय कैसे बनेंगे अपने बालों को ब्लैक करवा के या कैसे, क्योंकि अब ये मेरी ड्रीम जॉब है, मेरे 2 बच्चे हैं। और इस बात के लिए लोगों ने थोड़ा चीयर किया कोडी रोड्स को। कहते हैं आई एम फाइनली हियरिंग दोज वॉइसेस, अपनी भी अब जो वॉइसेस है उनको वो सुन रहे हैं और कहते हैं जो वो बोल रहे हैं वो तुम नहीं सुनना चाहोगे। मतलब कुछ और ज़्यादा शायद अग्रेसिव साइड निकल के आने वाली है कोडी रोड्स की। पता नहीं इस चीज़ ने कितना ऐड किया है ये कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी में, बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा लग रहा है इसको देख के कि बहुत ट्राई हार्ड कर रही है कि किसी तरीके से ये वाली जो स्टोरी है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। बट शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं। और अब पैट मैकेफे में आ ही गए हैं तो इसका मतलब ये रेसलमेनिया तक भी जाएंगे। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक तरीके से थोड़ा सेंटर पॉइंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक अच्छा पार्ट पैट मैकेफे प्ले करने वाले हैं। तो अगर पैट मैकेफे आ ही गए इस वाली स्टोरी में तो आई थिंक ये अपनी हिस्ट्री के ऊपर तो अब ज़्यादा जाने नहीं वाले, जिस पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू काम करती रैंडी ऑर्टन और कोडी की स्टोरी में तो शायद जो रिजल्ट है वो कुछ और डिफरेंट दिख सकता है। और फिर शो के मेन इवेंट में यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच आता है। इस मैच में फ्रॉग स्प्लैश एक बार जब कार्मेलो हेयस ने लगाया तो उनके पैर में लग गई और उसके बाद रेफरी देख भी रहा है उनको, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाया सैमी ज़ेन ने, जो कि वो पहले उठाते नहीं थे। जब से उठाना शुरू किया तो भाई बंदा अब चैंपियन भी बन गया है। उसी टाइम पर उन्होंने हेलुआ किक उनको लगा दी और हेलुआ किक लगाने के बाद उन्होंने पिन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे वो लिल यैटी जो भी हैं वो निकल के आते हैं ट्रिक विलियम्स के साथ में और फिर ट्रिक विलियम्स ने उनका बाजा बजा दिया है। और ये अप्रैल के मंथ की स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमको देखने को मिला है। मैं ज़्यादा कुछ रेट यहाँ पे करूँगा नहीं, आप लोग भी बोल रहे हो भाई कि आजकल आप जो है थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हो जो कि देखने में मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई जैसा शो लगेगा वैसा उसका रिव्यू आएगा। अब ज़बरदस्ती मैं अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा नहीं बोल सकता। जो चीज़ अच्छी है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नेचुरल टीन का R15 वाला कोड यूज़ करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।